I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान पर भारत ने एक्शन लिया तो अब तिलमिलाहट में उधर से भी गीदड़ भभकियां आ रही हैं। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को एक हाई लेवल मीटिंग की अपने यहाँ। भारत के खिलाफ कुछ फैसले लिए उन्होंने, कुछ धमकियां दी, उन पर बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अखबार और न्यूज़ चैनल इस खबर को कैसे दिखा रहे हैं। भारत ने जो डिप्लोमेटिक कार्रवाई पाकिस्तान पर की है अब तक, उससे पाकिस्तान को नुकसान क्या क्या होगा। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K, Higher and Candid. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। सबसे पहले ब्रीफ में ये जानिए कि भारत ने क्या फैसले लिए थे ताकि पूरी कहानी क्लियर रहे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक बुलाई थी। इसमें 5 बड़े फैसले लिए थे। पहला कदम, सिंधु जल संधि पर रोक। 1960 की सिंधु जल संधि को फौरन रोका गया। दूसरा कदम, अटारी बॉर्डर बंद। जो लोग पहले से वैध अनुमति के साथ भारत आ चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 से पहले पाकिस्तान वापस जाना होगा। तीसरा कदम, सार्क वीजा छूट खत्म हो गई। अब पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को सार्क वीजा एक्सेप्शन स्कीम के तहत वापस भारत आने की इजाजत नहीं होगी। जिन पाकिस्तानी नागरिकों को पहले ये वीजा दिया गया था, वो अब स्वतः रद्द माने जाएंगे। 48 घंटे में उनको देश छोड़ना पड़ेगा। चौथा कदम, पाकिस्तान के रक्षा सलाहकार निष्कासित कर दिए गए। भारत ने पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात सभी रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को व्यक्तिगत रूप से अवांछित, पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया। उन्हें 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। पांचवा कदम, भारत भी अपने रक्षा सलाहकार वापस बुलाएगा। भारत ने इस्लामाबाद में जो अपना उच्चायोग है, वहां से रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। दोनों देशों के उच्चायोगों की कुल संख्या घटा करके 30 की जाएगी, जो पहले 55 थी। ये कटौती 1 मई 2025 तक पूरी हो जाएगी। भारत की कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक हाई लेवल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, NSC है उनके यहाँ, NSC की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने हिस्सा लिया। क्या फैसले लिए, एक एक करके आपको बताते हैं। पहला फैसला हुआ कि वाघा बॉर्डर बंद होगा। बैठक के तुरंत बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो अपनी तरफ से बॉर्डर का हिस्सा यानी वाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद कर रहे हैं। जिन लोगों के पास वीजा और कागजात हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक लौटने की मोहलत दी गई है। दूसरा फैसला, शिमला समझौता सस्पेंड करने का अधिकार सुरक्षित रखा है, ऐसा कहा है उन्होंने। NSC ने 1972 के शिमला समझौते को सस्पेंड करने की धमकी दी है। बयान में कहा है कि जब तक भारत पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने की हरकतें, सीमा पार की हत्याएं और अंतर्राष्ट्रीय कानून और UN प्रस्तावों का उल्लंघन नहीं रोकता, तब तक पाकिस्तान सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित रखेगा। तीसरा फैसला, सिंधु जल संधि पर खुली चेतावनी। भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने की घोषणा पर पाकिस्तान बौखलाया। कहा कि पानी पाकिस्तान की जिंदगी है, 24 करोड़ लोगों के जीवन रेखा है। इसके बहाव को रोकने या मोड़ने की कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और इसका जवाब दिया जाएगा। चौथा कदम, भारतीय अफसरों को देश छोड़ने का आदेश। पाकिस्तान ने भी इस बैठक के बाद भारतीय दूतावास में तैनात डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया और उन्हें 30 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दे दिया। पांचवा कदम, कूटनीतिक रिश्ता डाउनग्रेड किया गया। इस फैसले के साथ इस्लामाबाद के भारतीय उच्चायोग की स्टाफ स्ट्रेंथ घट करके सिर्फ 30 कर दी गई। ये निर्देश भी 30 अप्रैल से लागू होंगे। छठा फैसला, वीजा स्कीम रद्द। पाकिस्तान ने सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम के तहत जारी सभी भारतीय वीजा रद्द कर दिए हैं। सिर्फ सिख श्रद्धालुओं को इससे छूट दी गई है। बाकी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया। सातवां फैसला,
एयर स्पेस और ट्रेड बैन पाकिस्तान ने तुरंत प्रभाव से भारतीय एयरलाइंस के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर लिए हैं। साथ ही भारत के साथ हर प्रकार का व्यापार, चाहे वो तीसरे देश के जरिए हो, पूरी तरह बंद कर दिया है। इन फैसलों को विस्तार से समझने के लिए, खासतौर पर एयर स्पेस वाली बात को समझने के लिए न्यूज रूम चलते हैं। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। देखिए, जब भी कोई देश दूसरे देश के प्रति अपने एयर स्पेस को क्लोज करता है तो उसके प्रभाव थोड़े ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान ने 1 महीने तक के लिए अभी बंद किया है अपने एयर स्पेस को इंडियन एयरलाइंस के लिए और उन एयरलाइंस के लिए जो इंडिया से ऑपरेट होती हैं या उनका कोई स्टेक होता है। अगर कोई दूसरी एयरलाइंस किसी दूसरे देश से अगर किसी दूसरे देश जा रही हैं, अगर उन्हें भारत को क्रॉस करना है तो वो क्रॉस कर सकती हैं ज़ाहिर तौर पे पाकिस्तान का एयर स्पेस। लेकिन अगर इंडिया से उड़ने वाली या इंडिया में लैंड होने वाली, यहाँ से ऑपरेट होने वाली एयरलाइंस क्रॉस करेगी तो उसे ये स्पेस यूज़ करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे में एक बड़ी एनॉमली क्रिएट होगी। फ़्लाइट्स को पाकिस्तान का वो पूरा चक्कर काट के जाना पड़ेगा। चक्कर काट के जाने में 2 चीज़ें होंगी। नंबर 1, फ़्लाइट टाइम बढ़ेगा और नंबर 2, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा। जहाज़ों को ज़्यादा तेल जलाना पड़ेगा। तेल जलाने से आशा ये भी लगाइए फ्यूल ज़्यादा खपत होगा तो ज़्यादा चांस है कि जो स्वाभाविक सी बात है कि जो एयर फेयर्स हैं वो भी सोर करेंगे, बढ़ सकते हैं एयर फेयर उस रूट के। अब जिन एयरलाइंस को उन्होंने नहीं रोका है उन एयरलाइंस से कंपटीशन में भारत की एयरलाइंस को नुकसान देखना पड़ सकता है। अगर साल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के समय जब एयर स्पेस बंद किया गया था तब भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। कारगिल वॉर के समय भी एयर स्पेस बंद किया था, तब भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। तो मोटा मोटी इस तरह का प्रभाव देखना पड़ सकता है। पाकिस्तान की इस बैठक में कहा क्या गया, आपने फैसले सुने लेकिन कहा क्या गया वो भी जानिए। बेतुकी बयानबाजी हुई। पाकिस्तान ने भारत की कार्रवाइयों को राजनीतिक चालबाजी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया। कहा गया कि पहलगाम हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। भारत की मीडिया को वॉर मॉन्गरिंग और प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बताया गया। कुलभूषण जाधव का नाम लेकर भारत पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का बेतुका आरोप लगाया गया। सैन्य चेतावनी भी दी गई। एनएससी ने गीदड़ भभकी दी कि अगर भारत हमला करेगा तो उसे जवाब दिया जाएगा। आखिर में एनएससी ने एक वैचारिक बयान भी दिया। बैठक के अंत में एनएससी ने कहा कि भारत की इन हरकतों ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के, यानी जो 2 राष्ट्र सिद्धांत था, उसको फिर से सही साबित कर दिया है। ये बात नोट करने लायक है कि इस मीटिंग में पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर भी मौजूद थे और उन्होंने ही 16 अप्रैल को 2 नेशन थ्योरी पर जोर देते हुए हिंदू मुस्लिम के अंतर की बात की थी। लेकिन अब उन्हें कौन याद दिलाए कि अगर 2 नेशन थ्योरी सही थी तो पाकिस्तान में मौजूद 38 लाख हिंदुओं का आप क्या करेंगे? क्या आपके यहाँ कोई हिंदू राष्ट्रपति बनेगा? अय्याशी, भ्रष्टाचार और जुबानी उल्टी में पाकिस्तानी जनरल्स का कोई सानी नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान ने शिमला समझौते तोड़ने की भी धमकी दी है। कि क्या है आपको बता देते हैं। 1971 की जंग में पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता साइन हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि आपसी विवाद शांति और बातचीत से सुलझाए जाएंगे। इस समझौते की बातचीत में सबसे अहम था कश्मीर मुद्दा। भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो रेखा भारत और पाकिस्तान को बांटती है उसे सीज फायर लाइन की जगह नियंत्रण रेखा कहा जाए। पाकिस्तान को इस पर आपत्ति थी। उसका कहना था कि अगर ये किया तो उस लाइन का मतलब बदल जाएगा, यथास्थिति का मतलब बदल जाएगा। ऐसे ही और भी आपत्तियां, असहमतियां थीं। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री भुट्टो चाहते थे कि समझौता ऐसा हो जिसे पाकिस्तान में भी समर्थन मिले, इसलिए वो 84 लोगों का डेलीगेशन लेकर के आए थे। भारत ने संयम दिखाया, पाकिस्तान को पूरी तरह झुकाने से बचा और आखिरकार पाकिस्तान को मानना पड़ा। ये तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान कोई भी पक्ष नियंत्रण रेखा LOC की स्थिति को एक तरफा रूप से बदलने की कोशिश नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान की 93,000 युद्धबंदियों को रिहा भी किया। अब पाकिस्तान इससे पीछे हट रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान अगर शिमला समझौता तोड़ता है तो क्या अपनी 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को भी वापस भारत को लौटाएगा? इन सारी बातों के बीच भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार किस कदर प्रभावित होगा, ये भी एक फैक्टर है। दोनों देशों में कितना व्यापार चलता है और इस पर असर क्या पड़ेगा, हमने विस्तार से हमारे खर्चा पानी शो में कवर किया है। आप वहाँ इस विषय को समझ सकते हैं। अभी हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स इन मुद्दों को, पाकिस्तान का मीडिया कैसे इन मुद्दों को कवर कर रहा है। न्यूज़ चैनल्स को अगर आप देर तक बैठकर देखें तो एंकर्स और एक्सपर्ट्स से लगातार भारत विरोधी और बेतुकी बयानबाजियां आपको सुनने को मिलेंगी।
कुछ एक बातें आपको बता देते हैं। न्यूज़ चैनल्स पर कहा जा रहा है कि भारत एक के बाद एक फैसले ले रहा है बिना किसी ठोस सबूत के। ये कहा जा रहा है कि ये भारत का अपना सिक्योरिटी फेलियर है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पानी को अगर रोकने की कोशिश की जाती है तो उसे जंग माना जाएगा। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार के आक्रमण का मुकाबला करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने टीवी से इतर अखबारों को भी खंगालना शुरू किया। भारत ने जब ये कदम उठाए तो पाकिस्तान के बड़े अखबारों ने भारत के इन कदमों पर क्या लिखा, उनके संपादकीय एक एक करके देखिए। पहला, डॉन अखबार ने लिखा कि भारत को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले कश्मीर के भीतर झांक कर देखना चाहिए। अगस्त 2019 में धारा 370 हटाने के बाद बीजेपी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, जबकि हकीकत इससे अलग है। दूसरा, द नेशन अखबार का संपादकीय देखिए। इस अखबार ने भारत की प्रतिक्रिया को पुराना प्लेबुक कहा है। उनका कहना है कि कश्मीर में हुए हमले के बाद बिना किसी आधिकारिक जांच के भारत ने फौरन पाकिस्तान पर आरोप मढ़ दिए। द नेशन का कहना है कि भारत आग से खेल रहा है। तीसरा, द न्यूज इंटरनेशनल का संपादकीय देखिए। इस अखबार ने भारत की प्रतिक्रिया को नी जर्क रिएक्शन बताया। अखबार ने 2019 के पुलवामा हमले का जिक्र किया है और ये लिखा है कि जब आरोपों और सैनिक तैयारियों ने दो परमाणु संपन्न देशों को टकराव की कगार पर ला खड़ा किया था। संपादकीय में कहा गया है कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाना एक तरफा और उकसाने वाला फैसला था, जिसने कश्मीरियों को अधिकारहीन बना दिया था। भारत पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है। इन तीनों संपादकियों के अंश आपने जाने, ये भारत पर जल्दबाजी के आरोप लगा रहे हैं, जबकि इनकी बहसों में लश्कर ए तैयबा का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। TRF जो उनका मॉड्यूल है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसकी मोडस ऑपरेंडी का जिक्र नहीं मिलेगा। इस बात का जिक्र नहीं मिलेगा कि उनकी ही सरहद में उसामा बिन लादेन मिला। इस बात का जिक्र भी नहीं मिलेगा कि उनकी ही सरहद में टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है। भारत ने उनकी ही ज़मीन से आए अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा था और सबूतों का डॉजियर सौंपा था, लेकिन शुतुरमुर्गों को सत्य से क्या लेना देना। पाकिस्तान में हलचल तो मची है, इसलिए बयान दर बयान सामने आ रहे हैं। पहले वहाँ के उप प्रधानमंत्री, जो विदेश मंत्री भी हैं वहाँ के, इशाक डार का बयान सुनिए। उन्होंने जियो टीवी पर एक इंटरव्यू में कहा कि ये हताशा को बाहर निकालने का एक अनुचित तरीका है। डार ने आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के आरोपों को अनुचित बताया। ये कहा कि भारत कोई भी विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा है। ये तथ्य से ज़्यादा गुस्से से भरी प्रतिक्रिया है। दूसरा बयान है पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन का। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत सिंधु संधि को इस तरह निलंबित नहीं कर सकता। ये कानून का उल्लंघन होगा और इसका सबसे बुरा असर पंजाब और सिंध के गरीब किसानों पर पड़ेगा। तीसरा बयान वरिष्ठ पत्रकार मातीउल्लाह जान का। वो कहते हैं कि दो न्यूक्लियर ताकतों के बीच इस तरह पानी के मसले पर धमकी देना सीधा ऐलान जंग है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान भारत की पहली जंगी कार्रवाई का इंतजार करेगा और क्या अमेरिका दोनों न्यूक्लियर मुल्कों के बीच इस मुठभेड़ को रोकने के लिए आगे आएगा। तो तस्वीर साफ है, पाकिस्तान में सरसराहट, सनसनाहट, हड़बड़ाहट, तड़फड़ाहट स्पष्ट दिखाई और सुनाई दे रही है। भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने अल्फ्रेड कोबन को कोट करते हुए लिखा है कि विभाजन एक कभी हल न की जा सकने वाली समस्या का असमाधान था, लेकिन अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान का ही कोई समाधान नहीं है। पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और अब चीन के लिए अपनी रेलेवेंस जाहिर करते हुए इस खुशफहमी में जीना शुरू कर दिया है कि ये बड़े देश ही उसे बचाएंगे। अब सिंधु जल संधि पर बात करते हैं। उसके इतिहास पर हमने दी ललन टॉप शो में विस्तार से बात की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस संधि का महत्व कितना है, जो चौधरी फवाद हुसैन के बयान से भी मालूम होता है, ये आपको हम दुनियादारी में बताते हैं। पाकिस्तान में 1.6 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंधु के पानी से सिंचाई होती है। पाकिस्तान के 23.7 करोड़ लोगों की जिंदगी सिंधु के पानी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। पाकिस्तान के तारबेला और मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिंधु के जल से चलते हैं। हमने जानकारों का रुख किया और पूछा कि सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और ये फैसला कितनी अहमियत रखता है। देखिए, ये जो सिंधु जल समिति है, ये इंडस वाटर एग्रीमेंट, ये 1960 में दस्तखत हुआ था। इस पे वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था और तब से इस पे अलग अलग टेंशन रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। पहली बारी भारत ने ये किया है क्योंकि अब लगता है कि पाकिस्तान जो कर रहा है, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, उसका अगर कोई हमने रिस्पॉन्स देना है तो ऐसा रिस्पॉन्स देना है ताकि पाकिस्तान के स्टेट जो आर्मी है
उनको भी पता चले कि क्या कॉस्ट हो सकते हैं। इससे आप रिवर वाटर जो है इंदस, चिनाब और झेलम के, जो पंजाब के जो सारे दरिया थे 60s में, उनका पार्टीशन समझिए हुआ। ब्यास, सतलज भारत को आए, और रावी, और जो ये बाकी दरियाओं का पानी एग्रीकल्चर यूज के लिए और कंजम्पशन यूज के अलावा पाकिस्तान को दिया गया, झेलम, चिनाब और इंदस का। तो उस ट्रीटी में भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन डैम नहीं बना सकता। इससे अगर आप, क्योंकि भारत से ही ये दरिया पाकिस्तान में जाते हैं, तो रुकावट डाल सकते हैं, पानी आप रोक सकते हैं इस वक्त जबकि उनको गर्मी के महीने हो, बरसात के महीने में नहीं, गर्मियों के महीने में आप कम कर सकते हैं पानी। तो इससे आपके पास एक बड़ा लीवर है जिससे पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। हमने जानकर से ये भी पूछा कि भारत ने पाकिस्तान पर जो डिप्लोमेटिक कार्रवाई की है और पाकिस्तान ने उस पर जैसे रिस्पॉन्ड किया है, अगर उन दोनों की तुलना करें तो किस देश पर कितना असर इसका पड़ सकता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी एक देश पर को नुकसान ज्यादा होगा? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जहां तक कूटनीति है वो तो एक है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी साथ डुबा देंगे। क्योंकि सच बात तो है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सियासती स्थिति ऐसी है, इतनी गंभीर है कि वो अब ये कश्मीर का मुद्दा, ये आतंकवाद के मुद्दे से फिर अपनी एक रेलेवेंस बना रहे हैं। और पाकिस्तान आर्मी जो है, अगर आपने उनके जनरल का बयान सुना हो, वो दिखा रहा है कि पाकिस्तान को एक एक्सटर्नल थ्रेट की जरूरत है। उनको आप उनकी फॉल्ट लाइंस है, जो उनकी सामाजिक फॉल्ट लाइंस है, आर्थिक जो कंडीशन है, उसकी वजह से वो चाहते हैं कि हम दोबारा किसी तरह रेलेवेंट हो जाए। तो उनकी स्ट्रैटेजी तो आप समझिए पागलपन की स्ट्रैटेजी। भारत को ये जो स्ट्रैटेजी है कैलिब्रेट करनी है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी में है कि आप एक डिटरेंस एस्टैब्लिश करें और आस्ते आस्ते एस्केलेट करते जाएं, ताकि पाकिस्तान के जो एलीट है, पाकिस्तान की आर्मी पे एक प्रेशर बन पड़े, उनको दर्द हो कि देखिए जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उससे हमको भी ये नुकसान होगा। जब तक वो समझेंगे हमको कोई नुकसान नहीं है, भारत तो एक कमजोर देश है, एक डेमोक्रेसी है, इसमें जो आप करते जाएं कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन यही भारत की कूटनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें आप तुलना नहीं कर सकते। पाकिस्तान की नीतियां तो एक, समझिए, एक रिस्पॉन्स है एक ऐसे देश की जो एक फेल्ड देश बन रहा है। दोनों देशों से जुड़ा एक और अपडेट, सरहद के उस पार बीएसएफ के एक जवान के पकड़े जाने की खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अप्रैल को दोपहर के वक्त पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये जवान पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया। फिलहाल पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे हिरासत में ले लिया है। ये जवान भारत पाक सीमा पर एक खेत के पास ड्यूटी पर तैनात था। बताया जा रहा है कि रूटीन मूवमेंट के दौरान वो भारतीय सीमा की बाड़ को पार करके पाकिस्तानी क्षेत्र में चला गया। फिलहाल बीएसएफ जवान को सुरक्षित वापस लाने की कवायद चल रही है। भारतीय सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स के अधिकारियों ने मामले को सुलझाने और सैनिक की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए फ्लैग मीटिंग शुरू कर दी है। सैनिकों या नागरिकों का इस तरह बॉर्डर पार करके इधर उधर जाना नया नहीं है। आमतौर पर तय सैन्य प्रोटोकॉल के जरिए ऐसे मामलों को हल कर लिया जाता है। बंदियों को आमतौर पर फ्लैग मीटिंग प्रोसीजर के बाद वापस भेज दिया जाता है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। रूस यूक्रेन जंग से खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अप्रैल को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर एक बड़ा आरोप लगाया, शांति वार्ता को नुकसान पहुंचाने का आरोप, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन क्रिमिया और रूसी नियंत्रण को कभी मान्यता नहीं देगा। ट्रंप का कहना है कि यह बयान माहौल बिगाड़ने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि जंग को समाप्त करने के लिए समझौता बेहद करीब था। इस दौरान उनका यह बयान शांति वार्ता के लिए बहुत हानिकारक है, उनका यानी ज़ेलेंस्की का। इस वजह से जंग लंबी खिंच सकती है। कोई भी ज़ेलेंस्की से क्रिमिया को रूसी इलाके के रूप में मान्यता देने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर वे क्रिमिया चाहते हैं तो उन्होंने 11 साल पहले इसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, जब इसे बिना गोली चलाए रूस को सौंप दिया गया था। बीते दिनों ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इस समझौते पर एक बयान दिया था। कहा था कि इससे क्षेत्रीय सीमाएं स्थिर हो जाएंगी। इसके साथ ही इन दोनों देशों को अपने स्वामित्व वाले कुछ इलाकों को छोड़ना भी होगा जहां
अभी वे वर्तमान में हैं। इसी के बाद जेलेंस्की ने क्रिमिया वाला बयान दिया है। क्रिमिया के मुद्दे पर ही 23 अप्रैल को ट्रंप से व्हाइट हाउस में सवाल पूछा गया था कि क्या ट्रंप प्रशासन क्रिमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। ट्रंप का जवाब था कि वो केवल युद्ध को समाप्त होते हुए देखना चाहते हैं। इसी बीच जब ट्रंप शांति वार्ता को लेकर जेलेंस्की को घेर रहे थे, उसी दरमियानी रात 23 अप्रैल को ही रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर रात भर बमबारी की। ऐसा आरोप यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा ने लगाया है। इस हमले में 9 लोगों की मौत की खबर है, 80 से ज़्यादा लोगों के घायल होने का दावा है। इस हमले पर उन्होंने कहा कि रात भर हुए हमलों से पता चलता है कि शांति में बाधा यूक्रेन नहीं बल्कि रूस है। दिन भर की अन्य खबरें जानने के लिए न्यूज़ रूम चलते हैं। दुनियादारी में आज इतना ही। नेशनल खबरों के हमारे बुलेटिन दी ललन टॉप शो को भी ज़रूर देखिए, जिसमें पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जो एक्शन लिए उनके भविष्य के असर पर बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है उस पर भी बातचीत है। एक सूचना ये भी कि 25 अप्रैल सुबह 11 बजे ज़रूर देखिएगा किताबवाला का नया एपिसोड, जिसमें इस बार हमारे मेहमान थे पूर्व रॉ चीफ AS दुलत। उनसे भारत सरकार की कश्मीर पॉलिसी पर भी विस्तृत बातचीत हुई है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।